तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं, और जीएस सुधा जी का हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी, और आज होगा पॉलिटी का लास्ट क्लास। इसके बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पॉलिटी का आज लास्ट क्लास होगा। हम लोग कहाँ तक पढ़नी है एक बार चलते हैं हम लोग। ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक 15 तक हम लोग गए हैं। स्थानीय सुशासन भी कंप्लीट कर चुके हैं। स्थानीय सुशासन आपके यूपी पुलिस यूपी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई उसमें सिलेबस दे दिया हुआ भी है वो चीज़। निर्वाचन आयोग भी हम लोग को पढ़ लिया है। हम लोग संघ लोक सेवा आयोग तक हम लोग पढ़े थे, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास। पहला लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 100 315 से 332 तक है। 315 से 332 तक है। और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी कभी मेरे मुंह से क्या होता है कि बोलना कुछ और होता है और निकल कुछ और जाता है। मेरे दिमाग में चलता रहता है तो वो निकल जाता है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, सुधर जाएगा जल्दी। लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसने? विधि आयोग ने सिफारिश की थी 1924 में, और 26 में 2 साल बाद इसकी स्थापना कर दी गई। लोक सेवा आयोग देखिए। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ये एक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले कर लिया हो पद धारण कर सकता है। 6 वर्ष की अवधि के लिए बैठता है, या तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त कर लेता हो उसके तहत वो बैठता है। सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद उन्हें हितों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके हितों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनके वेतन भत्ते आदि संसद के मतदान देने के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य संघ लोक संघ राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष 6 साल और अवधि के 62 साल। संघ लोक सेवा आयोग के कितने थे? संघ लोक सेवा आयोग से 65 साल थे। राज्य लोक सेवा आयोग के 62 साल आयु तक प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जाए पद धारण करते रहते हैं, या तो 6 साल पहले हो जाए या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। हालांकि वे राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपना त्याग पत्र छोड़ सकते हैं। अपना पद छोड़ सकते हैं राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देके। राज्यपाल निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वो नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर और उसी तरह से हटा सकता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होता है, 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो सकते हैं, उनके लिए एक लोक सेवा आयोग होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत होंगे तभी ये बनेगा संयुक्त लोक सेवा आयोग। यदि इसका आशय संकल्प संबंधित राज्यों के सदन और विधानमंडल के प्रत्येक सदन, जहां 2 सदन है, द्वारा पारित किया जाता है, तब संसद कानून द्वारा उन राज्यों को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भी की जाती है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, इसे जो पारित किया गया था 1992 में पारित किया नियम के तहत अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में से पारित कर दिया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है। समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। 2014 में इनको दिया गया कि तुम लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हो। इनमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद सरदार अली खान थे। मोहम्मद सरदार अली खान थे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों को दर्शाते को अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। जनवरी 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े आयोग की गठन किया गया था। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 19
79 को किया गया था। इसमें ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% की आरक्षण कर दी गई कि भैया 27% तुमको आरक्षण है, मजे लूटो। वर्ष 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया। 1993 में कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338 बी जोड़ा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति जो 338 और अनुसूचित जाति जो 338 का नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएससी, इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कुल 5 होते हैं। एक आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीनों अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। राष्ट्रपति अपने नियम द्वारा निर्धारित करें। कर्तव्य, आयोग का वह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और विकास की योजना प्रक्रियाओं को भाग लेने का सलाह देना। संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ और राज्यों के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिश करना। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 इसमें भी 5 होते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती थी? वारंट के द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि होगी जिसमें राष्ट्रपति नियम पर आधारित करे। राष्ट्रपति जो उस पर नियम आधारित करे। कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य इनका ये होता है संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा और उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और विकास की योजनाएं प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। संघ और राज्य के किसी राज्य के अधीन उनके विकास और प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जैसा कि आयोग उचित समझे। आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रपति सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष और ज्ञापन के साथ रखेंगे जिसमें सिफारिश पर की गई या जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई व्याख्या होगी। अंतर्राज्यीय परिषद हम लोग देखेंगे। अब अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री का उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्री, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य अनिवार्य होने चाहिए। भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां में हम लोग पहले देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष निट्टूर श्रीनिवास राव थे। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण के बारे में सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है वो होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को आधिकारिक रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई। 12 अक्टूबर 1993 को
अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त व स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष कौन होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वरना कोई नहीं रहेगा। मतलब कोई ना किसी को तो बैठाना ही पड़ेगा ना। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा थे। यह संवैधानिक या वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होती है उसको कहते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त, हम लोग पढ़ेंगे अब लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त भारत के सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और जांच मुकदमा चलाने के लिए स्थापित सार्वजनिक संस्था है। संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पारित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके अधिनियम बना दिया। 1 जनवरी 2014 को ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसको अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि। लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मण संघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2013 में संसद विधेयक प्रस्तुत हुआ और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। लोकपाल विधेयक को कानून बना दिया। संरचना देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि होंगे और अन्य 4 सदस्यों को अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिनमें भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो, इनके सदस्य बनेंगे। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले कर लेते लोकपाल अधिनियम के तहत। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा की जाएगी। लोकपाल की जांच दायरे में मामले सरकारी कर्मचारियों से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल की शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो, ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा प्रावधान है। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1809 में स्वीडन में आई थी। कहाँ आई थी? स्वीडन में आई थी। महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। संविधान की विधि के अंतर्गत महिला की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य महिला आयोग का। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अन्य राज्यों के संबंध में संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे में शामिल राज्यों की विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंधित विशेष प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है भाई। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष प्रावधान है। अभी और भी होंगे आज। 371 ए है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 ए है नागालैंड राज्य संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 बी है जो असम राज्य के में विशेष प्रावधान। 371 सी है मणिपुर राज्य में विशेष प्रावधान। 371 डी है आंध्र प्रदेश राज्य में विशेष प्रावधान। 371 ई है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 ई के तहत। 371 एफ के तहत सिक्किम राज्य में विशेष प्रावधान। 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधान। 371 एच के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य में संबंध में विशेष प्रावधान। 371 आई के तहत गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। 371 जे के तहत कर्नाटक राज्य में संबंध में विशेष प्रावधान। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ से देख रहे हैं। तो आइए एक पढ़ते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको 2 बार वीडियो पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है। अनुच्छेद 3 कहता है
संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए जिले का गठन और इसकी सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए जिलों का गठन और उसकी सीमा और नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का क कहता है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 21 का क कहता है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और ब्लास्ट श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और ब्लास्ट श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अनुदान। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 33 कहता है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों के युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी देश में सेना विधि प्रवृत्त है तो इसका भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंध। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी देश में, किसी क्षेत्र में, देश नहीं, देश तो अपना ही होगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंध। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग को उपबंधों के प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 64 कहता है राष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 कहता है राष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन का सभापति होना। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावती। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावती। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 कहता है संसद। अनुच्छेद 79 कहता है संसद। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की योग्यता, सदस्य के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 कहता है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति का उपसभापति। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में कहता है वित्तीय विधेयक की विवरण। अनुच्छेद 112 में कहता है वित्तीय विवरण की विधेयक। अनुच्छेद 117 में कहता है विधि विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 कहता है वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 कहता है संसद के प्रयोग में की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णय
का आदेश और उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 कहता है निर्णयों का आदेश और उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 166 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 166 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य के लिए महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 कहता है 68 कहता है राज्य के विधानमंडल गठन। अनुच्छेद 168 कहता है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषद के उस उत्साधन और या सृजन। अनुच्छेद 169 कहता है राज्य में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 कहता है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 कहता है राज्यसभा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 182 कहता है विधानसभा के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालय राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214। 215 कहता है उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय होना। 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय। 226 कहता है उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। 226 कहता है उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करना। 223 कहता है 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 243 का कहता है ग्राम सभा। 243 का कहता है पंचायतों गठन। 243 का कहता है नगर पालिका गठन। 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 249 कहता है राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हितों में विधि बनाने की शक्ति। 249 कहता है राज्य सूची के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की शक्ति। 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंध विवादों का निर्णय। 262 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में संबंध में उपबंध। 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में उपबंध संबंध में उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का ये लास्ट होने वाला है, तो कैसा लग रहा है हम लोग के साथ ये बुक पढ़ के? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए भाई। 266 कहता है राज्य और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 266 कहता है राज्य और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखे। 267 कहता है आकस्मिकता निधि। 267 कहता है आकस्मिकता निधि। 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 कहता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 329 कहता है। 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 332 कहता है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 339 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जाति कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 340 कहता है पिछड़े वर्ग की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 कहता है अनुसूचित जातियां। 341 कहता है अनुसूचित जातियां और 342 में अनुसूचित जनजातियां। 342 में अनुसूचित जनजातियां। 343 में संघ की राजभाषा। 345 कहता है राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 345 कहता है राज्य की राजभाषा और भाषाएं। 343 में संघ की राजभाषा। 345 में राज्य की राजभाषा और भाषाएं। 346 कहता है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच राज्य और संघ राष्ट्रों के बीच पात्रित भाषा का संबंध। 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ये यूपी पिछली बार यूपी एसआई में बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा गया था, प्रीवियस में देखा था, बहुत ज्यादा पूछा गया था। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 कहता है राज्य आपातकाल और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 368 में संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 393 में भारतीय संविधान की संक्षिप्त नाम। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम 393 में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन, जितना भी संशोधन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो अमेरिका जितनी कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितनी लचीली है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्तियां संबंधित हैं। 368 में 20 भाग 20 में केशवानंद भारतीयवाद में यह निर्णय लिया कि संसद संविधान के उन हिस्सों में संशोधन कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है। संशोधन का प्रकार। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया है: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान में कई प्रावधानों के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत संशोधन किया सकता है। ऐसे मामलों में संशोधन की किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों को बहुमत में से इन प्रावधानों में शामिल है। नए राज्यों की प्रवेश स्थापना। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन, राज्यों के विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण, ये सब करते हैं साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से और कर सकता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसमें कर सकता है संशोधन। संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार में संशोधन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उसके अधिकारता क्षेत्र प्रदान करना कर सकता है। संसद राज्य विधानसभाओं का चुनाव में और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन में और 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में, ये सब साधारण बहुमत से किया जा सकता है। विशेष बहुमत देखिए। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों का संसद में विशेष बहुमत संशोधन करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत इस तरह से संशोधित किए जा सकने वाले प्रावधान शामिल है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यह प्रक्रिया भी 368 द्वारा की गई है। संशोधन के प्रत्येक सदन में संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रावधानों में इस प्रकार संशोधन किया सकता है: राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण और 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची में 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची और राज्यों के संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व इसमें कर सकती है। इसके द्वारा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन हो सकता है। प्रमुख संविधान संशोधन देखिए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन दीप और भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुद्दुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद में को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं को प्रीवियस और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। राजाओं के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा में जो 525 सीटों की संख्या बढ़ाकर केंद्र 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को स्वराज्य के रूप में भारत में शामिल कर गया। 35वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन को संविधान के 3 शब्द जोड़े गए जिसमें था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों में सर्वोच्चता दी गई। संविधान के भाग 4 क में 10 मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए। 44वां के तहत लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा शिक्षा, वन और वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और अन्य प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों में सभी न्यायालयों का गठन जैसे 5 वर्षों के सभी राज्यों की सम्मति सूची में लाया गया।
नेक्स्ट है 44वां संविधान, 42वां हो गया 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया 1978 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया 44वां संविधान। आंतरिक अशांति के नाम पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन के साथ 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया। 17वां संविधान संशोधन दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 भाषा 71वां में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 93वां संविधान संशोधन 2005 शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण हेतु 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2010 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण को बढ़ाया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 संविधान के नए भाग 9 में ख जोड़ा गया, जिसका नाम सहकारी समिति है। 97वां में 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्ष में इसे रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का समझौता हुआ 2015 में। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019 इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा विधानसभा का आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया और आंग्ल भारतीय को नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ, हाल ही में हुआ। इस संविधान संशोधन को महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह विधेयक भारतीय संसद द्वारा 20 सितंबर 2023 को पारित किया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी। तो ये था हमारा पॉलिटी, जिसको हम लोगों ने 1 by 1 एक लाइन पे एक पेज बाई वर्ड बाई वर्ड खत्म कर दिए हैं भाई। तो बस इस मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर और एक व्यक्ति को जोड़ना तो बनता ही है। प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, देख रहे हो एक ऐसा वर्ड नहीं हुआ जिसको मैंने नहीं बोला हूँ। तो प्लीज पूरी बुक करा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो पूरी बुक में इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक स्टार्ट होगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इतिहास से, जो हम लोगों ने पूरा इतिहास कंप्लीट किया। हम लोगों ने इतिहास से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने पूरा इतिहास भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। उसके बाद से हम लोग भूगोल पढ़े, भारत का भूगोल। उसके बाद से हम लोग विश्व का भूगोल पढ़े। विश्व के भूगोल के बाद से हम लोग की राज व्यवस्था स्टार्ट हुई, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, इसमें संसद, महत्वपूर्ण शब्दावली, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, आपातकाल, न्यायवक्ता, स्थानीय शासन, केंद्र निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए महिला आयोग, लोकपाल, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था हो गया। अब हम लोग का होगा भारतीय राज व्यवस्था। इसके तहत मैं एक बार रिव्यू देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। इसके तहत हम लोग को सशस्त्र अर्थशास्त्र की अवधारणा, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, विकास और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और भी इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इसके बाद से हम लोग का विज्ञान होने वाला है, तो प्लीज़ शेयर तो बनता है एक यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा है बुक, मतलब कि 500 कुछ पेज का है। अभी 1 महीने और लगेंगे इसको खत्म करने में। हालांकि मैंने बोला है कि 2 महीने में खत्म कर दूंगा, तो 2 महीने में खत्म कर दूंगा, भरोसा रखिए। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।